विशाल गुस्से से नमन और रोहित को देखकर बोला, तुम दोनों मेरे नौकर हो या दानिश के? क्या तुम दोनों वाकई मुझे रोकने की कोशिश करोगे? यह सुनकर नमन और रोहित के कदम रुक गए। नमन ने हल्के गुस्से में कहा, बेशक से मैं आपका नौकर हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा मैंने वफादारी दानिश सर से की है। इसलिए प्लीज आप हमारे सामने उनके साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकते। तभी विशाल वापस से दानिश की कॉलर को और भी बुरी तरीके से पकड़कर बोला, बेटा है मेरा, इसे पैदा किया है मैंने, मेरी जो मर्जी आएगी मैं वह इसके साथ करूंगा। अगर मैं तुम लोगों के सामने इसे मार दूं तब भी तुम लोग कुछ उखाड़ नहीं पाओगे मेरा। लेकिन इसके जवाब में अब रोहित ने गुस्से के साथ कहा, आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हमारे सामने, तो आप दानिश सर को कुछ भी नहीं कर सकते। यह सुनकर विशाल के भाव पूरी तरीके से बदल गए। वहीं दानिश ने नमन और रोहित को देखकर गुस्से के साथ कहा, क्या मैंने आप दोनों से कहा है कि आप दोनों मेरे लिए बोलिए? यह सुनते ही रोहित ने कहा, लेकिन दानिश सर, यह आपके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? तभी दानिश ने अपना हाथ दिखाया, जिसे देखकर रोहित और नमन फिर चुप हो गए। तभी ध्रुव आगे बढ़ा और बोला, डैड प्लीज शांत हो जाइए। इस तरह दानिश के ऊपर गुस्सा करने का कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है आपको शांति से सब कुछ समझना चाहिए। यह सुनकर विशाल ने गुस्से से दानिश की कॉलर को छोड़ दिया और बोला, ध्रुव इस लड़के को समझाओ, मुझे पता है अब यह जवान हो रहा है और जवानी में लड़कों का खून गर्म होता है, लेकिन यही उम्र होती है जब उन्हें संभल कर चलना पड़ता है, और अगर यह इस उम्र में इस तरह बर्बाद होगा तो फिर हमारे इतने बड़े अंपायर को कौन संभालेगा? इसलिए इसे समझाओ कि यह मेरी बात माने और जब जब मैं मीटिंग के लिए बुलाऊं तो मेरे पास आए। यह कहकर वह गुस्से से वहां से एक मिनी बार काउंटर की तरफ चले गए। वहीं दानिश अभी भी बस गुस्से के साथ चुपचाप खड़ा था। वह अभी कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था। तभी उनके जाने के बाद नमन और रोहित तुरंत दानिश के पास आए और बोले, दानिश सर, हमें माफ कर दीजिए, लेकिन वह भले ही आपके डैड हैं पर आपके साथ ऐसा बिहेव होते हुए हम नहीं देख सकते। इसके जवाब में दानिश ने अपनी कॉलर को ठीक किया और बोला, उन्होंने मुझे पैदा किया है और यह एहसान है उनका मेरे ऊपर, इसलिए मैं उन्हें कुछ नहीं कह सकता और ना ही आप दोनों को मैं कुछ कहने दूंगा, इसलिए आप दोनों इन सब से दूर रहिए। यह सुनकर नमन और रोहित चुप हो गए। वहां ध्रुव, जो अब यह सब कुछ सुन रहा था और देख रहा था, वह आखिर में गहरी सांस लेकर दानिश से बोला, दानिश, तुमने आज डैड को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। तुम्हें पता है ना उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया है। यह सुनते ही दानिश ने भड़कते हुए कहा, उन्होंने जो कुछ भी किया है मुझे भी अच्छे से पता है और मैं उनका एहसान धीरे धीरे करके चुका रहा हूँ, और बड़े होने के बाद मैं जब उनका पूरा अंपायर संभाल लूंगा तो उनका एहसान पूरी तरह खत्म हो जाएगा। वह यही चाहते हैं मुझसे, इसलिए आप फिक्र मत कीजिए, मैं उनके अंपायर को संभाल लूंगा और उनका कर्ज उतार दूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे फ्रीडम चाहिए। मैं कुछ वक्त के लिए अपनी जिंदगी अपने अकॉर्डिंग जीना चाहता हूँ। यह कहकर वो जाने लगा तो ध्रुव ने गुस्से के साथ कहा, क्या तुम अंतरा के साथ अपनी जिंदगी जीने के बारे में सोच रहे हो? क्या अंतरा के लिए तुम्हें फ्रीडम चाहिए? अंतरा का नाम सुनते ही दानिश के कदम अपनी जगह रुक गए। वहीं नमन और रोहित भी हैरान हो गए, दानिश को देखने लगे। जैसे ही ध्रुव ने कहा, दानिश ने दूसरे ही पल गुस्से के साथ कहा, आपको जो समझना है आप समझ सकते हैं, मुझे फ्रीडम चाहिए। आप उस लड़की के बारे में समझ रहे हो या किसी और के लिए? यह कहते हुए वह वहां से बाहर निकल गया। तो वहीं ध्रुव और नमन रोहित उसकी बात सुनते रह गए। उसके जाने के बाद ध्रुव रोहित नमन की तरफ मुड़ते हुए बोला, क्या आप दोनों ने उस लड़की को अडॉप्ट कर लिया है? यह सुनते ही नमन ने कहा, हमने उसे अडॉप्ट कर लिया है और यह प्रोसीजर हमने अभी किया है। यह सुनकर ध्रुव ने दांत पीसकर कहा, लेकिन आप दोनों ने अंतरा का फ्यूचर पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। यह सुनकर अब नमन और रोहित को कुछ समझ नहीं आया। रोहित ने नासमझी में कहा, लेकिन ध्रुव सर, जहां तक हमें पता है हमने तो अंतरा को एक नई जिंदगी दी है, वह जिंदगी जिसमें वह खुश रह सकती है। यह सुनकर ध्रुव ने गुस्से के साथ कहा, मेरा भाई पागल है। आई नो मुझे यह बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर वह किसी चीज का पागलपन कर लेता है तो वह या तो उसे हासिल करता है या फिर उसे बर्बाद करके रख देता है, और उसकी आंखों में मुझे अंतरा के लिए सिर्फ और सिर्फ एक पागलपन और बर्बादी दिखाई दे रही है। अभी वह छोटी है, इसलिए आप सबको ऐसा लग रहा है कि वह उसकी केयर कर रहा है और आगे चलकर उसका ध्यान रखेगा,
लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी होगी दानिश की नज़रों में उसके लिए पागलपन बढ़ता जाएगा और फिर आप दोनों को भी संभालना मुश्किल हो जाएगा। जैसे या ध्रुव ने कहा, रोहित और नमन के भाव बदल गए। रोहित और नमन ने तुरंत घबराते हुए एक दूसरे को देखा। फिर तभी नमन ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दानिश सर अंतरा के साथ ऐसा नहीं कर सकते। वह उसका बहुत ध्यान रखते हैं, यहाँ तक कि वह आज खुद से स्कूल ड्रॉप करने गए थे, इसलिए वह यहाँ मीटिंग में नहीं आ पाए। यह सुनकर ध्रुव ने सरकास्टिक होकर कहा, जो इंसान अपनी इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग सिर्फ एक लड़की के लिए पोस्टपोन कर सकता है, सोचो आगे चलकर उसके लिए क्या क्या करेगा। देखो, मैं बस इतना चाहता हूँ कि इसमें किसी की खराबी ना हो, खासकर अंतरा की, क्योंकि दानिश के पास सब कुछ है, लेकिन अंतरा अभी मैच्योर नहीं है, उसके पास तो अभी उतना दिमाग भी नहीं है। इसलिए मैं बस इतना ही कहूँगा कि अगर आप दोनों ने उसे अडॉप्ट कर लिया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप दोनों उसे अपने तक ही रखिए। मेरे भाई से उस लड़की को दूर रखिए। इसी में आपकी और अंतरा की भलाई है। इसी के साथ वह भी वहाँ से बाहर निकल गया। तो वहीं अब रोहित और नमन यह सब कुछ सुनकर काफी ज्यादा घबरा गए थे। वह दानिश के साथ पिछले 4 सालों से थे और इन 4 सालों में उन्हें दानिश का नेचर अच्छे से पता था। दानिश बढ़ती उम्र के साथ बहुत ज्यादा मैच्योर होता जा रहा था। इस उम्र में वह ऐसे काम करता था जिस पर कोई यकीन नहीं कर सकता था। दुनिया वालों के सामने उसकी दो पर्सनालिटी थी। एक ऐसा लड़का जो सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई और अपने गिटार प्रैक्टिस में बिजी रहता था, और वहीं दूसरी तरफ रात के अंधेरे में एक ऐसा लड़का जो दरिंदगी करता था। और यह सारी बातें नमन और रोहित को अच्छे से पता थी, लेकिन इस वक्त दोनों अंतरा के लिए काफी ज्यादा डर रहे थे। तभी रोहित ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था, दानिश सर जिस तरह अंतरा की केयर करते हैं वह कोई भी नहीं कर सकता, और उनके अचानक अंतरा की इस तरह केयर करना मुझे भी डरा रहा था। और अब देखो, ध्रुव सर ने कह भी दिया, अब हम क्या करेंगे। इसके जवाब में नमन ने कहा, यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करेंगे। हम दानिश सर को भी नहीं मना कर सकते, अगर हमने मना किया तो फिर उल्टा हम पर ही प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए अब हमें कुछ ना कुछ सोचना होगा जिससे कि हम अंतरा को भी सेफ रख सके और सर को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। यह सुनकर रोहित ने चिढ़कर कहा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। दानिश सर अंतरा के लिए दिन पर दिन पागल होते जा रहे हैं, इसलिए हमें कुछ बड़ा सोचना होगा। तभी नमन ने कहा, क्या हम अंतरा को यहाँ से कहीं और भेज दें। यह सुनते ही अब रोहित की भी आंखों में कुछ अलग भाव आ गए और वह दोनों ही अब एक दूसरे को देखकर कुछ प्लानिंग करने लगे। इधर दूसरी तरफ स्टडी रूम के अंदर विशाल की आंखों में शैतानियां दिखाई दे रही थीं। वह गुस्से से कॉल पर बात करते हुए बोला, मुझे पता चल चुका है कि दानिश किस लिए ऐसा हो गया है, और अब जल्द से जल्द मुझे वह करना है जो मैं करना चाहता हूँ। मैं अपनी साजिश को अंजाम दूंगा। मैं नहीं चाहता मेरा बेटा किसी के लिए भी बर्बाद हो। मुझे उसे उस काम के लिए तैयार करना है जिस काम के लिए मैंने इतनी सारी प्लानिंग की है। उधर से आवाज आई, तो हम क्या करें, हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए। इसके जवाब में विशाल ने गुस्से के साथ कहा, अगली प्लानिंग सिर्फ और सिर्फ उस लड़की की मौत होगी, और मुझे कल सुबह तक उसकी मौत की खबर चाहिए। उधर से फिर कॉल कट हो गया और इधर विशाल शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला, मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुमने मुझे पैदा नहीं किया, बल्कि मैंने तुम्हें पैदा किया है। तुम चाह कर भी मुझसे आगे नहीं जा सकते, क्योंकि आज जो चालाकी तुम्हारे अंदर आई है वह सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से आई है, और अब इसी चालाकी से मैं तुमसे तुम्हारी सबसे प्यारी चीज को छीनने जा रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। तुम वही करोगे जो मैं कहूँगा, तुम्हें मैं आज़ादी कभी नहीं दूंगा। या कहते हुए वह किसी शैतान की तरह जोर जोर से हंसने लगा। इधर दूसरी तरफ अनाथ आश्रम में इस वक्त लीना साइड रोड पर अपने चेहरे पर दुपट्टा बांधकर चुपचाप खड़ी थी और वह लगातार आसपास देख रही थी। तभी वहां पर एक कार आकर रुकी। कार को देखकर लीना की आंखों में चमक आ गई। वह सीधे उस कार की तरफ बढ़ी। तभी उस कार से किसी ने नोटों की गड्डी को उसके तरफ बढ़ा दिया। लीना ने जैसे ही उस नोटों की गड्डी को देखा, उसने तुरंत उसे अपने हाथ में ले लिया। फिर वह अपना सर झुकाकर बोली, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे खुशी हुई है कि मैं आपकी हेल्प कर पा रही हूँ। कार में मौजूद इंसान ने कहा, तुमने जो
इन्फॉर्मेशन हमें दी है वह बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है। बॉस तुम्हारे काम से बहुत ज़्यादा खुश हैं। आगे भी तुम्हें काम के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन तब तक के लिए अपना मुंह बंद रखना। यह सुनते ही लीना के चेहरे पर सातिर मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपना मुंह बंद रखूंगी, क्योंकि अब मुझे मेरे पैसे मिल चुके हैं। जिसके बाद वह कार वहां से चली गई तो वहीं लीना हंसते हुए पैसे गिनने लगी। पैसे गिनते हुए वह खुद से बोली, अंतरा, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रहने दूंगी, और देखो मैंने अपना वादा निभा लिया। बहुत जल्द तुम इस दुनिया से विदा होने वाली हो। मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। आखिर तुम इतनी छोटी बच्ची हो, तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी तुम मेरी आंखों में हमेशा खलती थी। तुम्हारी वजह से मैं कई बार अनाथ आश्रम से निकलते निकलते बची हूँ, और उन सब का बदला मैं तुमसे जरूर लूंगी। इसी के साथ लीना जोर जोर से हंसने लगी, और वहीं दूसरी तरफ अब शाम का वक्त था और अभी स्कूल में छुट्टी हो चुकी थी। सभी बच्चे वहां से बाहर निकल गए थे और दौड़ते हुए अपने अपने मॉम डैड के पास जा रहे थे, जो उन्हें लेने के लिए आए थे। तो वहीं दृश्यम और अंतरा भी एक साथ हाथों में हाथ लिए बाहर की तरफ निकल गए थे। वह दोनों ही काफी क्यूट लग रहे थे और दोनों ही आपस में बातें करते हुए खिलखिला रहे थे। आसपास सभी बच्चे उन्हें घूर रहे थे, क्योंकि वह दोनों एक दूसरे के अलावा किसी तीसरे से बात ही नहीं कर रहे थे और ना ही अपने ग्रुप में किसी तीसरे को आने दे रहे थे। अंतरा दृश्यम दोनों गेट के बाहर आ गए, तभी वहां पर कार आकर रुकी। कार देखकर दृश्यम ने अंतरा से कहा, अब मैं जा रहा हूँ, कल फिर से स्कूल में मिलेंगे। यह सुनकर अंतरा ने मायूसी के साथ कहा, मैं तुम्हें मिस करूंगी, काश मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चल पाती। यह सुनते ही दृश्यम की आंखों के सामने विशाल का गुस्सा भरा चेहरा आने लगा, जिसे सोचते ही उसने डरते हुए कहा, नहीं नहीं, तुम मेरे साथ घर नहीं चल सकती, पर प्रॉमिस करता हूँ एक दिन तुम्हें मैं अपने साथ अपने घर जरूर लेकर जाऊंगा, फिर हम वहाँ खेलेंगे। अभी के लिए मैं जा रहा हूँ, तुम भी घर चली जाना। इसके बाद दृश्यम वहां से निकल गया और इधर अंतरा अब अकेले चुपचाप खड़ी थी और वहां सभी को आते जाते हुए देख रही थी। तभी उसने मुंह फुलाकर कहा, दोनों डैडी तो मुझे लेने ही नहीं आए, क्या मुझे अकेले घर जाना होगा? पर मुझे तो पता ही नहीं है कि घर कहाँ पर है, मैं किस रास्ते से आई थी। यह कहकर वह अब आसपास रास्ता ढूंढने लगी। रास्ता ढूंढते हुए थोड़ी आगे बढ़ी ही थी और वहीं उसके जाते ही एक कार आकर रुकी। कार से नमन बाहर निकला। नमन बाहर निकलते ही स्कूल के अंदर बढ़ गया और गेट कीपर से बोले, क्या अंतरा नाम की छोटी बच्ची अभी यहाँ से बाहर निकली थी? मैं उसका डैड हूँ और उसे पिक करने के लिए आया हूँ। यह सुनकर गेट कीपर ने कहा कि यहाँ से कई सारे बच्चे निकल गए हैं और अभी सबके नए एडमिशन हुए हैं, इसलिए हमें नाम नहीं पता। आप एक बार अंदर चेक कर लीजिए या फिर आसपास देख लीजिए। यह सुनकर नमन ने अपना सर हिला दिया और वह सबसे पहले स्कूल के अंदर चला गया। इधर अंतरा अभी भी रोड की तरफ इधर से उधर जा रही थी, लेकिन तभी अचानक से उसे एक छोटा सा पप्पी रोड के बीचों बीच दिखा, जिसे देखकर वह तुरंत उसकी तरफ बढ़ गई। फिर वह क्यूटली उस पप्पी से बोली, हेलो पप्पी, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? यह कहते कहते वह सीधे रोड के बीचों बीच आ गई और वह जैसे ही उस पप्पी को उठाने के लिए नीचे झुकी, तभी एक जोरों से गुजरती कार ने उसे लगभग कुचल दिया। अंतरा की जोरदार चीख पूरी एरिया में गूंज उठी और नमन, जो अभी अभी उस साइड आया था, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और वह जोर से चिल्लाया, अंतरा, तुम ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। इसी के साथ वह धम से जमीन पर गिर गया। कहानी अब 7 साल बीतने के बाद की। मुंबई के एक जंगल में इस वक्त आग लगी हुई थी। उस जंगल के बीचों बीच एक घर था। आग उस घर में लगाई गई थी, जिस वजह से वह पूरा जंगल जल रहा था। चारों तरफ धुआं ही धुआं फैला हुआ था और इस वक्त उस घर के अंदर से किसी के चीखने की आवाज सुनाई दे रही थी। उस चीख को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई घर के अंदर जलकर बुरी तरीके से तड़प कर मर रहा हो। और इस जंगल के रोड साइड पर एक कार आकर रुकी हुई थी। उस कार में मौजूद शख्स की आंखों में कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। वह दूर से ही उस जलते हुए घर को देख रहा था, जिसे देखकर उसने अपनी आंखों पर ब्लैक गॉगल लगा लिया और सर्द आवाज में बोला, मेरे साथ धोखेबाजी करने का यही अंजाम होगा। इसी के साथ विंडो बंद हो गई और वह कार वहां से तेजी के साथ निकल गई।
इधर दूसरी तरफ ओबरॉय पैलेस में इस वक्त काफी ज्यादा चहल पहल मची हुई थी। चारों तरफ तैयारी हो रही थी और वहां खुशी का माहौल दिखाई दे रहा था। सुरेखा जी नौकरों से कुछ बात कर रही थी, तभी वहां पर रोली आई और सुरेखा जी से मुस्कुराते हुए बोली, कुछ देर पहले ध्रुव के पास कॉल किया था, उसने कहा कि वह शाम तक यहाँ आ जाएंगे। पूरे 7 सालों के बाद मैं अपने बच्चों से वापस मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इसके जवाब में सुरेखा जी ने भी बहुत ही खुशी के साथ कहा, हाँ बहू, मैं भी अपने दोनों पोतों से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आखिरकार वह दोनों वापस आ ही रहे हैं। मैं बता नहीं सकती कि दोनों के लिए मैं कितना ज़्यादा तड़पती रहती हूँ। लेकिन तभी सुरेखा जी ने आसपास देखकर कहा, दृश्यम कहाँ है? यह सुनकर रोली ने कहा, जी वह अभी तक सो रहा है। सुरेखा ने कहा, तुम्हें पता है ना कि अभी अगर उसका बाप आ गया तो उसे इतनी देर तक सोते देख बहुत डांटेगा। जाओ जाकर उसे जल्दी से जगा दो। इसके जवाब में रोली ने कहा, कल रात को वह एग्जाम की तैयारी कर रहा था, मुझे लगता है कि उसे मुझे सोने देना चाहिए। इसके जवाब में सुरेखा जी ने कहा, बहू, मुझे उसके सोने की फिक्र नहीं है, लेकिन तुम्हें अच्छे से पता है विशाल किस तरह का इंसान है। ध्रुव और दानिश ऐसी चीज करें तो उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर दृश्यम उसके किसी भी नियम को मानने से इनकार करता है तो वह बहुत ज़्यादा नाराज हो जाता है। उसे पसंद नहीं है देर तक सोना, इसलिए जाओ जाकर उसे जगा दो। विशाल के आने से पहले यह सुनकर रोली ने अपना सर हिला दिया और वह वहां से जाने लगी। लेकिन तभी वह कुछ सोचकर रुक गई और हिचकिचाते हुए बोली, वैसे मॉम, क्या आपको लगता है कि 7 साल पहले जो कुछ हुआ था उसके बाद विशाल जी और अभी रोली आगे बात पूरी कर पाती? उससे पहले ही सुरेखा जी ने कहा, इन 7 सालों में मैं हर रोज मंदिर इसलिए जाती थी जिससे कि मैं भगवान के सामने प्रार्थना कर सकूं, उनसे मांग सकूं कि वह कुछ दें या ना दें मुझे, लेकिन मेरे बेटे और मेरे पोते के बीच सब कुछ ठीक कर दें। क्योंकि 7 साल पहले जो हुआ था उसके बाद से तो मेरी आत्मा ही कांप जाती है सब कुछ सोचकर। इसलिए मैं भगवान से हमेशा मांगती रहती हूँ कि अब जब वह 7 साल बाद वापस लौट रहा है तो सब कुछ अच्छा रहे। यह सुनकर रोली ने कहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 7 साल पहले दानिश ने जो किया था उसके बाद वह जब यहाँ वापस आएगा तो वह विशाल जी से पहले के जैसे बिहेव करेगा। आपको याद है ना कि उसने किस तरह पूरी मीडिया और पूरी सोसाइटी के सामने विशाल जी से रिश्ता तोड़ा था और विशाल जी ने किस तरह उसे जबरदस्ती इंडिया से दूर लॉस एंजलिस पढ़ाई के लिए भेज दिया था। उस दिन के बाद से आज का दिन है जब हमें दानिश की कोई खबर मिली है। 7 सालों में मैं तो भूल ही गई कि मेरा कोई बेटा भी है। आज तक उसने ना तो हमारे पास कोई कॉल किया है और ना ही अपनी खबर हम तक पहुंचाई। अगर ध्रुव उसके साथ ना होता तो हमें पता भी नहीं चलता कि मेरा बेटा जिंदा भी है। यह कहते हुए रोली की आंखों से आंसू निकल आए। सुरेखा जी की भी आंखें नम हो गई थी। उन्होंने कहा, बहू, मैं तुम्हारी बात अच्छे से समझती हूँ। 7 साल पहले जो कुछ भी हुआ था मुझे आज भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ। क्यों दानिश ने इस तरह विशाल से सारे रिश्ते तोड़ लिए और क्यों विशाल ने उसे समझने की भी कोशिश नहीं की और क्यों विशाल ने उसे सबसे दूर कर दिया। आज तक मुझे यह बात समझ नहीं आई। इसके जवाब में रोली ने गहरी सांस लेकर कहा, मुझे तो आज तक आपके बेटे ही समझ नहीं आए। वह कब क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं सब कुछ मेरे सोच से भी परे है। लेकिन मैं बस इतना जानती हूँ, जब मेरा दानिश 7 साल बाद वापस आ रहा है तो विशाल जी उसके साथ अच्छे से बिहेव करें। तभी पीछे से आवाज आई, वह बेटा है मेरा, कोई दुश्मन नहीं है जो मैं उसके साथ दुश्मनों जैसा बिहेवियर करूंगा। उस आवाज को सुनते ही सुरेखा एकदम से पीछे मुड़कर देखने लगी तो वहीं रोली एक पल के लिए घबरा गई। इस वक्त विशाल गुस्से के साथ खड़ा था। विशाल को देखकर रोली ने हकलाते हुए कहा, वाह विशाल जी, मैं तो बस। तभी विशाल ने गुस्से के साथ कहा, औरत हो औरत बनकर रहो, ज्यादा मर्द बनने की कोशिश मत करो। तुम्हारा काम है सिर्फ बच्चे पालना और घर के काम करना। इससे ज्यादा मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश मत करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और क्या तुम मेरी माँ को बता रही हो कि मैं किस तरह का हूँ? क्या तुमने कभी खुद को देखा है? एक बेटी मांगी थी तुमसे, वह तो मुझे दे नहीं पाई और अब यहाँ बैठकर मेरी माँ से बुराई कर रही हो। दफा हो जाओ मेरी नज़रों से और जाकर अपने लाडले बेटे को जगाओ।
जो अभी तक घोड़े बेचकर सो रहा है। उसकी ऐसी फटकार सुनकर रोली की आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत अपना सर हिला दिया और वह जल्दबाजी के साथ वहां से लगभग दौड़ते हुए दृश्यम के कमरे की तरफ बढ़ गई। इधर सुरेखा ने विशाल को देखकर कहा, विशाल, या तुम कैसे बात कर रहे हो रोली से? तुम्हारे बच्चे अब बड़े हो गए हैं। ध्रुव 23 साल का हो गया है और दानिश 21 साल का हो गया है और दृश्यम भी 12 साल का हो चुका है। तीन तीन बच्चे कितने बड़े हो गए हैं, लेकिन फिर भी तुम अभी भी इस तरह से रोली के साथ बर्ताव रखते हो। मुझे लगता है कि तुम्हें उससे जाकर माफी मांग लेनी चाहिए। यह सुनकर विशाल ने गुस्से के साथ कहा, पहले एक बार तो आपने ऐसी बेवकूफ औरत को मेरे गले बांध दिया और अब आप कह रही हैं कि मैं जाकर उससे माफी मांगू। आखिर क्यों मांगू मैं उससे माफी? क्या है उसके अंदर? एक बेटी मुझे दे नहीं पाई और अक्कड़ ऐसी दिखाती है जैसे कहीं की महारानी हो। और जहां बात रही दानिश और मेरे रिश्ते की, तो मैं उसका बाप हूँ और वह मेरा बेटा है। जैसा मैं कहूँगा वह वैसा ही करेगा। इसलिए आप सबको हम दोनों के मैटर के बीच आने की ज़रूरत नहीं है। यह कहकर वह वहाँ से सीधे अपने स्टडी रूम की तरफ बढ़ गया। तो वहीं सुरेखा सब कुछ बस सुनती रह गई। लेकिन तभी उन्होंने नासमझी में खुद से कहा, मुझे आज तक यह बात समझ नहीं आई कि मेरे बेटे को आखिर लड़की क्यों चाहिए। इंसान यहाँ बेटे के लिए इतनी मिन्नतें करते हैं, लेकिन इसके पास तीन तीन बेटे हैं, पर फिर भी इसे सिर्फ और सिर्फ बेटी चाहिए। ऐसा क्यों? आज तक मुझे यह बात समझ नहीं आई है। और तो और, जिसे अडॉप्ट करने के लिए हमने सोचा था, उसे भी उसने आखिर में अडॉप्ट करने से मना कर दिया। अब पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है और यह ऐसा क्यों कर रहा है। यह सब कहते हुए वह अब गहरी सांस ली। तभी पीछे से आवाज आई, आपके सभी सवालों के जवाब बहुत जल्द आपको मिल जाएंगे। आप अभी परेशान मत होइए। विवेक जी की आवाज़ सुनकर सुरेखा उनकी तरफ मुड़ी और बोली, मैं यही उम्मीद करती हूँ कि जल्द से जल्द मुझे मेरी सभी सवालों के जवाब मिल जाएं। वैसे आज हमारे दोनों पोते वापस आ रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। यह कहकर वो मुस्कुराई। तो विवेक जी ने भी गर्व से कहा, मैं भी बहुत खुश हूँ। अपने दोनों पोतों को वापस भेज। अब बस सब कुछ अच्छा रहे और वह हमेशा से अब यही रहे। इसके जवाब में सुरेखा जी ने भी अपना सर हिला दिया, जिसके बाद वह दोनों एक साथ गार्डन की तरफ निकल गए। इधर दूसरी तरफ रोली इस वक्त दृश्यम के कमरे के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन उसने किसी तरह अपने आंसू को कंट्रोल किया और बोली, नहीं, मुझे इतना नहीं रोना। अगर मैं इस तरह रोते हुए दृश्यम के सामने गई तो वह बहुत परेशान हो जाएगा, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ वह बहुत सेंसिटिव हो गया है। वह मेरे आंखों में एक भी आंसू देखकर बहुत फ्रस्ट्रेट होता है। इसलिए मुझे खुद के इमोशंस पर कंट्रोल करना होगा। यह सब कहते हुए वह सीधे अंदर की तरफ जाने लगी, लेकिन वह अभी अंदर जा पाती उससे पहले एक गुस्से भरी आवाज आई, मेरे साथ पहले कमरे में चलो। इस आवाज को सुनते ही रोली के कदम फिर से रुक गए। रोली ने पीछे मुड़कर देखा तो इस वक्त विशाल खड़े थे। विशाल को देखकर रोली ने हिचकिचाकर कहा, लेकिन आपने तो कहा था कि मुझे पहले दृश्यम को जगाना है। यह सुनकर विशाल गुस्से से आ बढ़ा। उसकी कलाई को पकड़कर बोला, लेकिन अभी मैं तुमसे कमरे में चलने के लिए कह रहा हूँ। रोली को कहीं न कहीं पता था कि कमरे में क्या होने वाला है, जिस वजह से उसके हाथ पैर कांपने लगे और उसने कहा, मुझे अभी मेड के साथ मंदिर में भी काम करवाना है। प्लीज, जो भी करना होगा हम रात को कर लेंगे। अभी सुबह सही नहीं है। यह सुनकर विशाल ने दांत पीसकर कहा, तुम मुझे मना करोगी? यह सुनकर रोली खामोश हो गई। वह खुद को हेल्पलेस महसूस करने लगी। विशाल उसे खींचते हुए कमरे में लेकर आया और बोला, मुझे मना करने से पहले अपनी औकात देख लिया करो। यह सुनकर रोली की आंखों में फिर से आंसू भर गए। उसने अब कुछ नहीं कहा। विशाल ने उसे बेड पर पटक दिया। वह उसके साथ अपनी मनमानी करने लगा। लगभग 1 घंटे बाद उसने उसे किसी गंदगी की तरह छोड़ दिया और उठकर वॉशरूम में चला गया। रोली ने अपने आप को किसी बेबस से कम नहीं समझा। उसने ब्लैंकेट से खुद को कवर कर लिया और थकान भरी आवाज में रोते हुए बोली, मुझे पता है मेरी औकात कुछ भी नहीं है आपके सामने, लेकिन आप जिस तरह मेरे साथ जानवरों के जैसे बर्ताव करते हैं, एक दिन मैं आपसे बहुत दूर चली जाऊंगी। लेकिन तभी उसने खुद पर ही हंसते हुए कहा,
पर मैं जाऊंगी कहाँ? ना तो मेरी कोई फैमिली है और ना ही मेरा कोई अपना कहने वाला। जो भी हैं सब यहीं पर हैं। मैं अपना दर्द और तकलीफ किसे बताऊं? दृश्यम भी बहुत छोटा है। वह 12 साल की उम्र में इतना समझदार नहीं है। ध्रुव, उसे तो मैं चाह कर भी कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि उसे जब भी मैं गलती से भी कुछ बता देती हूँ वह तुरंत विशाल से लड़ने चला जाता है। मैं नहीं चाहती कि बच्चों और विशाल के बीच कोई लड़ाई हो, वह भी मेरी वजह से। और अब बचा दानिश। मुझे तो लगता ही नहीं कि दानिश मेरा बेटा है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैंने उसे पैदा ही नहीं किया है। वह तो बस ऐसे ही मेरी जिंदगी में आ गया। उसके मुंह से मुझे लगभग 7 साल हो गए अपने लिए मॉम शब्द सुने। कहने को मेरे 3 बेटे हैं, लेकिन तीनों में से मैं किसी से अपना दुख तकलीफ बता नहीं सकती। काश मेरी जिंदगी में ऐसा कोई होता जिससे मैं यह सब कुछ बता सकती कि मैं कितने दर्द में हूँ, मेरे साथ क्या क्या होता है बंद कमरे में। यह कहते हुए वह सिसक सिसक कर रोने लगी। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुला और नीचे से विशाल ने कहा, यह रोना धोना बंद करो, जाओ जाकर अपने बेटे को जगाओ, क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खानदान के तीनों बेटे सामने रहेंगे, जिसमें से तीसरा बेटा तुम्हारा ही है, इसलिए उसे टाइम पर रेडी कर देना। यह कहकर विशाल अपने स्टडी रूम में चला गया। तो वहीं यह सब सुनकर रोली ने खुद को किसी तरह संभाला और वह लड़खड़ाते कदमों के साथ वॉशरूम में चली गई। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।